वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तफसील से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है सियासी, और किस तरह वो एक बहरान सा बनता चला जा रहा है। पहले कुछ लोग अगर कहते थे कि सियासी है या लीगल है, तो इस वक्त तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बहरान न सिर्फ संगीन है, सियासी है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल भी है। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल रही गवर्नर के हवाले से और पहले उससे चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के हवाले से, उसको रात को उसके अंदर जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये है कि गुज़िश्ता शब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि गवर्नर पंजाब को तब्दील किया जाएगा। मगर इससे पहले वो ये कोशिश प्रेसिडेंट के थ्रू कर चुके थे, मगर प्रेसिडेंट ने जो समरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो रात को नोटिफिकेशन का जो थी वो फिर हुकूमत की तरफ से जारी कर दी गई। मगर चीमा साहब जो गवर्नर हैं पंजाब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों ने इस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभालने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ आज ये मामला फेडरल कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ। वहाँ जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस तरह सदर साहब ने सारे मामले में अपना किरदार अदा किया है। साथ साथ जो सदर मुमलिकत है, उन्होंने आज जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब और साथ में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब, इन दोनों को अलग-अलग ख़त लिखे हैं और जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है या इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से एडवाइस भेजी है कि वो अदालती तहकीकात करवाएं इस सारे मामले के ऊपर। ये जो एडवाइस है ये चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की तरफ से जो सदर मुमलिकत को ख़त लिखा गया था, उस हवाले से ये एडवाइस आगे भेजी गई है। इसके साथ साथ जो एक और जो लीगल मामला है वो भी ज़ेरे बहस है, उस पर भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी नाअहली के हवाले से रेफरेंस का, उस पर भी समाअत जारी है। सियासी तौर पे भी बिल्कुल सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है। और इसी हवाले से जो आज सबसे बड़ी खबर है आज की, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने काबीना के कुछ अहम मेंबर्स को लंदन बुला लिया है और वहाँ कहा जा रहा है कि तफसील से गुफ्तगू होगी सियासी मामलात के हवाले से। इसकी कॉन्फर्मेशन भी जो है वो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से हो गई है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सबरी फराज साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद है जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून है, कॉलम नवीस है, हमारे कॉलीग भी रहे हैं डॉन टेलीविज़न पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जावेद अब्बासी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइए कि अभी महीना हुआ नहीं आपकी हुकूमत को बने, बहुत से मामलात जो आप लोगों ने तय करने थे, मुश्किल फैसले करने थे, वो तो हुए नहीं। सुना है कि अब सारी जो कैबिनेट के अहम मेंबर्स हैं वो लंदन जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए। सर जूम या स्काइप पे नहीं हो सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, मीटिंग करना कोई ऐसा मामला नहीं है। नवाज शरीफ साहब इज्तिमा के कायद हैं और वहाँ उन्होंने कोई मीटिंग नहीं है बुलाई की किसी कुछ है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है, तो उस डिस्कशन में वो यहाँ से भी मौजूद होते हैं और हमेशा उनसे फीडबैक ली जाती है। जब हमारे तहदीस के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे थे तो बड़े इश्यूज आए हैं, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उनके पास तशरीफ ले गए थे, वहाँ भी एक डिस्कशन। सर बिलावल भुट्टो साहब तो जब गए थे तो तब वो काबीना का हिस्सा नहीं था, बुरा नहीं लगता था। अब वजीर आजम साहब और सीनियर जो वज़रा हैं वो जहाज में बैठ के लंदन जाएंगे, वहाँ से वो कह रहे हैं हम ऑर्डर्स लेंगे। ये हुकूमत के लिए कुछ मुनासिब तो नहीं लगता ना सर? एक तरफ आप लोग कह रहे हैं डॉलर्स की कमी है, दूसरी तरफ ब्रिटिश एयरवेज की सुने टिकट्स बुक हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास में जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज भी ज़ाया होगा। लुक एट द ऑप्टिक्स सर।
नहीं जी, हम सब टिकट वो अपनी सारे जेब से खरीद रहे हैं और लोग सर रोज जेब फ्लाइट से तो जाती है। खरीदेंगे, बट स्टेट बैंक के पास डॉलर्स कम है ना, मैं तो उसकी नहीं नहीं, बात तो कर आपका रही क्या हूँ। ख्याल है कि आपका क्या भैया बात मान जाए तो एयरलाइंस बंद हो जाए, लोग ट्रैवल करना ही छोड़ देंगे अगर इससे खरीदने नहीं पड़े तो सर टिकट? बाकियों अगर की हम बात नहीं कर रही, खरीदेंगे तो और हुकूमत तो की खरीदेगा। बात कर रही हूँ, सिंबलिज्म की बात कर रही हूँ सर। सिंबलिज्म कोई नहीं है, हुकूमत का अपनी हर अच्छा। आदमी प्राइवेट तौर पर अपनी जेब से खरीदेगा तो उसका तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि ना इश्यू होना चाहिए, ना ये कोई क्वेश्चन बनता है कि वो टिकट यहाँ कुछ जहाज गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, गवर्नमेंट की। अच्छा सर ये बताएं कि फिर वो वहां से क्या बात करने जा रहे हैं, कौन सी इतनी अहम बात है जो स्काइप पे या फोन पे या व्हाट्सएप कॉल पे या जूम पे नहीं हो सकती थी? वो इंशाल्लाह वापस आएंगे जब हम मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर सर शायद आपको भी नहीं उन्होंने बताया फिर? करेंगे। मैं कहता हूँ इस वक्त कोई शेयर की है नहीं है, मुलाकात है, मुलाकात के बाद चीजें तय होती है, जो बात सामने आएगी जो हमारे तक पहुंचेगी वो आप तक शेयर कर देंगे। चले ठीक है। शिबली फराज साहब सर, ये तो इस वक्त सूरत हाल हुकूमत की है ही सही, पर सर बताएं कि आप लोग भी क्या कर रहे हैं? सारा जो आपका गद्दारी का बयानिया है वो ख़त्म नहीं हो रहा, सारी अपोजिशन जो अब हुकूमत है, माफ़ करिएगा, उसके ऊपर आप इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आप जुडिशल वो चाहते हैं, एक तरफ इंक्वायरी चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं कोर्ट्स के आप ऑर्डर्स नहीं मांगते। पंजाब के अंदर इतना क्राइसिस सर आपने क्रिएट कर दिया है। ये सारी बात जिसका जिक्र आपने किया अपने इब्तिदाइये में भी, और अभी आपने सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से भी सवाल किया, थोड़े झुंझलाए हुए लगते थे, हालांकि बड़े खुश तबीयत शख्स हैं। उनकी उससे नजर आता है कि जो सूरत हाल दरपेश है इस वक्त, उनकी पार्टी को, उनकी कोalition को, उनकी एक जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उस पे जो प्रेशर्स आ रहे हैं, एक तो ये है कि ये आपस में ओहदे बांटने से ही फारिग नहीं हुए तो मुल्क के बारे में क्या ये सोचेंगे। दूसरी बात ये है कि हम तो जी इस हुकूमत को इलेजिटिमेट एक इम्पोर्टेड हुकूमत समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत को जो कि एक फॉरेन उससे कंस्पिरेसी से जो है तो ये इंस्टॉल हुई है, एक मुल्क जो कि अच्छे तरीके से चल रहा था बावजूद कोविड और दूसरी मुश्किलात के, एक अच्छी खासी हुकूमत को ओवरनाइट ऐसे डिस्टेबलाइज करके हटा दिया गया, जिसके नताइज पूरी कौम अभी भुगत रही है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह के डॉलर ऊपर जा रहा है, जिस तरह के स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है। करिएगा 3 साल कंट्रोल नहीं हुई, पेट्रोल की कीमत 20 रुपए बढ़ानी है, लोड शेडिंग का बुरा हाल है। सर ये तो ना कहना कि आप लोग सब कुछ ठीक करके गए थे, इतनी तो जाती ना करो। नहीं, देखें बात ये है कि जब आपका कोई मॉरल ग्राउंड ना हो, आपकी कोई इखलाकी जवाज ना हो हुकूमत करने का, तो फिर उसमें चीजों को कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। हमने तो ये कहा है कि मुश्किलात, जब हम कहते थे कि इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से ये मुश्किलात आ रही हैं, ये महंगाई हो रही है, तो आप कहते थे कि नहीं जी, रोज कैमरे लेके पहुंच जाते थे आपके अक्सर मीडिया के दोस्त कि जी कितने प्याज कितने का, और आलू कितने का, और घी कितने का, और दूध और चीनी और आटा, ये सारी चीजें बातें करते थे। अब जवाब दें, उनको पता चला है कि जो सूरत हाल है उसमें हमारी हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश की, और हमने तो एक सोशल सेक्टर की प्रोग्राम्स भी शुरू किए। ये जो एहसास प्रोग्राम था, ये जो सेहत कार्ड का प्रोग्राम था, ये बेसिकली लंगर खाने जिसपे कि ये हंसा करते थे, ये वो हुकूमत थी जो कि गरीबों का ख्याल रखती थी। अब जो ये हुकूमत आई है, चूंकि एक तो ये है कि इनका जो माजी है वो इतना दागदार है, जिससे कि यही जाहिर होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो कि बना है उस पे उसी दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी जिस दिन उसने हल्फ उठाया। दूसरी बात ये रही कि इन्होंने, आप ये कहेंगे कि जी इन्होंने तो अपेरेंटली कि जी एक आईनी तरीका इस्तेमाल किया जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया। देखें बात ये है, या आपने मुकदमात का या आपने पंजाब का जिक्र किया, आप मुझे बताएं जो पंजाब में जो बेशर्मी और जो एक वायलेंट तरीके से हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था कि इस तरीके से मार कुटाई करके शहबाज शरीफ के बेटे नवाज शरीफ, लोग भी उसी तरह मुलव्वस थे जिस तरह PMLN मुलव्वस थी। पंजाब असेंबली में हुआ, उससे तो हम सबके सर शर्म से झुकने चाहिए, मगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या चौधरी परवेज इलाही साहब भी उसमें उतने ही सर मुलव्वस थे जितने के दूसरा कोई और। देखें, अगर तो आप जस्टिफाई कर रही हैं, अगर आपका ये आर्गुमेंट इसलिए फ्लॉड है कि आप जस्टिफाई कर रही हैं हॉर्स ट्रेडिंग को, जिस तरह उनके पास तादाद नहीं थी, जिस तरह से यहाँ पे भी और वहां पे भी जिस तरह के एक बड़े ही
भोंडे तरीके से, एक बड़े ही फहश तरीके से लोगों को इधर से उधर किया गया। तो हम में से कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। और दूसरी बात है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग का इशू है तो फिर आप लोग ईसीपी के फैसले का इंतजार करें। ये जो गवर्नर साहब के साथ और मतलब कि पंजाब हुकूमत के साथ टग ऑफ वॉर हो रही है सर, उससे तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता ना। मतलब कि बिल्कुल आइन की आपको देख रहे हैं ना कुछ करे। क्या बात कर रही हैं आप किस दुनिया में रह रही हैं? इतने भोंडे तरीके से इस तरह की एक किस्म की बदमाशी की गई पंजाब असेंबली में, जिस तरीके से कानून को और हर चीज को एक बिल्कुल। तो सर यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर द ईसीपी टू डिसाइड दिस इशू? नहीं, एसीपी डिसाइड करे ना। कितना अरसा हो गया है इस चीज को, जब ये डिसाइड ही नहीं हुआ। उसके अंदर होना चाहिए ब्लेटेंटली, सबको पता है। अगर आप माइनस कर लें वो 25 लोग जो कि जिन्होंने वोट दिया है, आपका नहीं ख्याल है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बात है? आपको तो रोज प्रोग्राम करने चाहिए। उन एमपीएस के पीछे जाएं, उन एमएलएस के पीछे जाएं जिन्होंने अपना जमीर बेचा और एक पॉलिटिकल सेटअप को डिस्टेबलाइज किया, जिसकी प्राइस। बिल्कुल रोज ही प्रोग्राम करते हैं सर। जरा असद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं अगर आप इजाजत दें। असद साहब जो ये जी सर लास्ट पॉइंट फरमाएं सर। मेरा लास्ट कमेंट देखें, पहली बात तो ये है कि ये लंदन जा रहे हैं, बड़े जो ये शहजादे हैं ये लंदन जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इनका लीडर अगर नवाज शरीफ है तो फिर नवाज शरीफ बताए कि आया जो बयानिया नवाज शरीफ और मरियम नवाज दे रही हैं, जावेद अब्बासी साहब उसका जवाब दें। आया इसको वो इंडोर्स करते हैं? बिकॉज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ असल में दोनों एक हैं। ये गुड कॉप और बैड कॉप खेल के इस कौम को फूल बना रहे हैं। तो ये बताएं कि ये वहां से क्या इंस्ट्रक्शंस लेने जा रहे हैं जो कि वो खुद भागे हुए हैं, कानून से भागे हुए हैं। ये किस इस मुल्क की मोरालिटी को, लीगलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, डेमोक्रेसी को आप कहां पे ले आए हैं? बिल्कुल सर, ये पूछते हैं हम, जरा असद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। असद साहब, दिस होल कंट्रोवर्सी ओवर द गवर्नर ऑफ पंजाब, जिस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर मौक़िफ़ है कि गवर्नर साहब को इस तरह हटाया नहीं जा सकता अगर सदर ना माने, सर आप इत्तेफाक करते हैं इस बात? आई मीन हु इज़ राइट? एक तो समझ ही नहीं आ रहा इस सारे मामले पे। मैं जी इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन जो शिबली साहब ने शुरू में बात की, मैं अगर वो कॉन्टेक्स्ट देता चलूँ कि जो आपको आज अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी जो जड़ है वो एक बिल्कुल बेबुनियाद और बिला वजह तहरीक अदम एतमाद थी, जिसका ना तो 2022 में कोई ख़ास वजह थी जो कि 2020 में या 2021 में माशी सूरत हाल कोई उतना ज़्यादा तबाकुन नहीं था पिछले सालों के निस्बत। उसके बाद जो आपने देखा, नहीं मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा मैं कि ये गैर कानूनी था या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि जो इंस्टेबिलिटी आपको नजर आई है वो सिर्फ इसलिए नजर आई है क्योंकि जो एक जमहूरी तसलसल है और एक इत्तफाक है मिसाक जमहूरियत के बाद कि आप अब एक मुंतखब हुकूमत को प्लीज़ और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को प्लीज़ अपनी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल करने दें, दूसरे लोगों की बातों में ना आएँ। वो अफसोस से कहना होता है वो पैगाम शायद हमारे सियासी ग्रास रूट्स तक पहुँच नहीं सका। अब जो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक कह रही हैं। अब दूसरी जानिब, लेकिन मैं इस पे नहीं इत्तेफाक करूँगा। हाँ, जो आपने देखा पिछले 10 साल जो शिफ्ट आया है आइन में, कानून में, वो ये है कि जी जो सदारती टिंकरिंग है उसको हमने ख़त्म करना है, पार्लिमानी निज़ाम बहाल करना है। और उस वजह से आर्टिकल 101 काफ़ी ज़्यादा वाज़े है कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान गवर्नर को तकर्रुर करता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि उसी में एक शिक है कि सदर के प्लेजर पे गवर्नर अपने ओहदे पर फायज रहता है, लेकिन आइन ये भी कहता है कि एग्जीक्यूटिव के तमाम काम, तमाम एक्शन सदर के नाम में होते हैं। हम कॉमनवेल्थ से निकल के कलोनियलिज्म की चक्की से गुजर के एक मोनार्क का एक उसकी एक अलामती हैसियत होती है। उसका ये मतलब नहीं है कि जो तकर्रुर करता है वो हटा नहीं सकता। सो टू दैट एक्सटेंट आई डिसएग्री। वज़ीर आज़म की एडवाइस पे गवर्नर तकर्रुर होता है, वज़ीर आज़म की एडवाइस से गवर्नर हटाया जाता है।
تو گورنر صاحب جو ہے ان کو ہٹانا جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا ہی حق ہے، مگر صدر صاحب کر دینا چاہیے تھا جب یہ ایڈوائس آئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ آرٹیکل 101 کے 4 کونوں میں رہتے ہوئے وزیر اعظم کی ایڈوائس ہے اور وزیر اعظم کی صوابدید ہے گورنر کی حد تک. بالکل ٹھیک. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں جاوید عباسی صاحب سے، معاف کریے گا شبلی فراز صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو سیاسی صورتحال ہے. عباسی صاحب سر یہ بتائیے گا، بہت قیاس سرائی ہو رہی ہے صبح سے کہ سب جو آپ کے لیڈرز لندن جا رہے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ قائل نہیں ہوئے کہ حکومت کو زیادہ چلایا جائے. ان کے خیال میں فوری طور پہ الیکشنز کال کر لینے چاہیے. سر کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو میں آپ سے بالکل فرینکلی بتا دوں کہ مجھے کوئی نالج نہیں ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں. سر پارٹی میں تو کوئی گفتگو ہوگی نا، کوئی قیاس سرائی ہم تک بات پہنچ رہی ہے، گوسپ شوسپ تو آپ تک بھی پہنچی ہوگی. ایسے تو نہ مہربانی کر کے اگر آپ ایک اور سوال پوچھ لیں تاکہ پھر مجھے بولنے کا موقع دیں. جی سر فرمائیں. یہ آپ کی مہربانی ہوگی. تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے جس طرح آپ سے کہا تھا کہ جو بھی ڈسکشن ہوگی وہاں جو ہی ڈسکشن ختم ہوگی اس سے پہلے باتیں آپ 2 دن میں کر لینے کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا، ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. اور جو باتیں بالکل ٹھیک سر، وقت بڑا کم ہے ذرا اس سیگمنٹ کے اندر مفروضے پہ بات کرنا کہ وہ وہاں بالکل بیٹھیں گے کس صفحے پہ بات کیا ہوگی وہ تو مشکل ابھی مفروضے پہ بات ہو رہی ہے. شبلی فراز صاحب سر آپ اتفاق کریں گے کہ مفروضے پہ یہ بات ہے کہ الیکشن نواز شریف صاحب چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی جو کرنٹ صورتحال ہے ہمارا تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے. وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس سے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مفروضہ ہے وہ مفروضہ نہیں، وہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سازش اور مداخلت ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جن مسائل میں ملک گھرا ہوا ہے، جس طرح کی ایک بالکل ایک انارکک سچویشن پیدا ہوئی ہے بہت کانسٹیٹیوشنلی ڈیموکریٹکلی، کیونکہ آپ دیکھیں اسمبلی میں اپوزیشن بھی ایک فارس تھی، اپوزیشن بن گئی ہے، بنا دی گئی ہے، ایک آرٹیفیشل اپوزیشن بنا دی گئی ہے. سندھ میں پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو سینٹر میں ہو رہا ہے کہ یہ اتنے زیادہ آپس میں عہدوں کی تقسیم میں لگے ہوئے ہیں، کسی وزیر کو پتہ نہیں کہ اس نے کرنا کیا ہے، کئی وزیر بے محکمہ ہیں، تو ایک ٹوٹل ڈس ارے ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اتنی چیلنجز سے نکالنے کے لیے واحد طریقہ ہے، ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ عوام کے پاس دوبارہ جائے الیکشن جلد از جلد کرائے جائیں. شبلی صاحب مگر یہ بھی تو دیکھیں، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ کورٹس آپ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف، ای سی پی آپ کے خلاف، اپوزیشن حکومت جو ہے اس میں ساری جماعتیں آپ کے خلاف. کیا اس انوائرمنٹ میں آپ الیکشن میں چلے جائیں گے؟ آپ کے خیال میں یہ ساری فورسز اکٹھی ہو کے آپ کو الیکشن ہرا نہیں دیں گی؟ دیکھیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر. ہم ہمیشہ اکیلے تھے اور ہم اکیلے ہی ہیں اور ہم اکیلے لڑیں گے الیکشن. اگر ایسی بات ہوتی، ہمیں عوام پہ اعتماد ہے، جتنی بھی آپ نے اسٹیک ہولڈرز بتائے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے عوام. عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. عوام سمجھتی ہے کہ جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا اور جن لوگوں کو لایا گیا ابو آل، تو عوام میں ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا چاہے وہ ہمارے فیور میں ہو یا نہ ہو، یہ ملک کے فیور میں ہے کہ ایک بونا فائڈ حکومت کو الیکشنز کے ذریعے عوام لائیں. ٹھیک ہے جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شبلی فراز صاحب سے، جاوید عباسی صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے، اور ہم بات کریں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. اسد صاحب آبویسلی آئی تھنک جو بات ساری ہو رہی ہے کہ الیکشن کتنے جلد ہوں گے یا دیر سے ہوں گے، پنجاب کے اندر جو منحرف اراکین ہیں، اگر ای سی پی ان کے اوپر فیصلہ دے، آئی تھنک دیٹ شوڈ بی اے گڈ انڈیکیٹر کہ الیکشنز کتنی جلدی ہو سکتے ہیں یا وقت لگ سکتے ہیں. کیا وہاں کوئی روم ہے سر؟ گزشتہ روز ہم بات کر رہے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، انہوں نے عائشہ گل علیہ کے کیس کا ایگزامپل دیا اور انہوں نے کہا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عائشہ گل علیہ کے کیس کو اٹھائیں تو اس میں عدالت عظمیٰ نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے ہمیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پارٹی ہیڈ جب اشارہ کرے
تو اسی وقت آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ عائشہ گل علائی نے جو 4 نکات جو آئین میں درج ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، منی بل، اس کا شاید عائشہ گل علائی کا ان چیزوں سے اس طرح تعلق نہیں تھا. یہاں تو بات کافی حد تک واضح ہے. پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین تھے، انہوں نے کسی اور کو ووٹ ڈالا، وہ جو شخص تھے وہ پھر بعد میں وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. تو ود گریٹ ڈیفرنس دس از ناٹ راکٹ سائنس. اگر آپ 63A کو سامنے رکھیں، اگر جس وقت آپ وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں، یہ ضرور ہے کہ پارٹی ہیڈ شو کاز بھیجتا ہے، اس کے بعد ECP کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی اپیل عدالت عظمیٰ میں جاتی ہے. طریقہ کار جو پروسیجر ہے وہ درج ہے، لیکن منحرف اراکین پھر اس کے بعد ڈی سیٹ ہوتے ہیں. بٹ یہی والی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آ گیا ECP سے تو وہ جی اسٹے آرڈر لے لیں گے سپریم کورٹ سے. نہیں، کس طرح اسٹے آرڈر؟ اچھا آپ چلیں، مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے. کیا یہ اتنی گنجائش ہے کہ تھوڑا اسٹریچ کیا جا سکے؟ جی گنجائش ضرور ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ اور ویسٹ پاکستان اسمبلی کی مثال سے لے کر آج تک جب آپ صوبائی انتخابات کرواتے ہیں پنجاب میں، اور پنجاب کی پاپولیشن کم نہیں ہے، تو بہتر ہے جمہوری نظام کے حوالے سے کہ اس کو وفاقی سطح کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ پنجاب میں انتخابات ہو رہے ہیں، بعد میں خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، بعد میں وفاق میں ہو رہے ہیں. تو اس کو آپ میرے خیال سے شانہ بشانہ لے چلیں. اگر ڈی سیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد پنجاب حکومت کہیں اور چلی جاتی ہے تو بہتر ہوگا آپ کے نظام کے لیے کہ انتخابات کوانسائڈ کریں. عباسی صاحب بریک پہ سر آپ ایک سوال پوچھ رہے تھے شبلی فراز صاحب سے. سر اگر آپ وہ آن ایئر بھی پوچھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. میں بڑا احترام ہے مجھے شبلی فراز صاحب کا، صرف میں اتنا ان کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ضرور الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ جائز ہے، یہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے، اور سیاسی جماعت کے لوگ ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے ان کے بارے میں بڑے سیریس ایلیگیشن لگا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کے نیچے فری اور فیئر ہو ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا یہ مسلم لیگ نون کے اس حد تک وہ چلے گئے کہ انہوں نے ان کو ورکر کی حد تک لے گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی سربراہی میں تو کیا شبلی فراز صاحب کے لیڈر یا شبلی فراز صاحب الیکشن ماننے کو تیار ہیں؟ پہلے اپنی کوشچن کلیئر کر دیں. آج کہہ دیں کہ ہاں ہم نے جو باتیں کی تھی وہ باتیں غلط ہیں، ہم ان باتوں پر معافی مانگتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اچھے آدمی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سربراہی میں الیکشن ہو. اگر یہ کہیں تو پھر آگے بات کی جا سکتی ہے. پہلے 30 حد تک تو جواب آ جائے ان کا. شبلی صاحب آپ وہ آگے بات کرنے کو تیار ہے سر؟ عباسی صاحب جلدی سے سر بتائیں. دیکھیں جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چور دروازے سے آئی ہوئی حکومت جو کہ مورلی جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے حکومت میں ہونے کی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ ایک فساد کے طور پہ استعمال کریں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. بالکل ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک بالکل کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، لیکن جو اصل چیز ہے، جو اسپرٹ ہے، پرابلم یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی آپ نے جو سوال اسد رحیم سے پوچھا وہ آئی ایگری ود، وہ بڑے بیلنسڈ مجھے تجزیہ کار لگتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو کہا میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ جس میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ اسٹے پہ چلے جائیں گے تو یہ ملک اسٹے پہ چلتا رہے گا. آپ نے اگر چیزوں کی اسپرٹ میں فالو نہیں کرنا تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی جو پریزیڈنٹ نے وہ سمری واپس بھیجی، یہ کیا وہ کیا، یہ غیر آئینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ جاوید عباسی صاحب کا تعلق ہے کہ ان کے سوال کا تعلق ہے جس میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشنز جب الیکشن کمشنر کو نہیں مانتے تو ہم الیکشن کیسے لڑیں گے. دیکھیں ہمارا پوائنٹ کیا، ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ صرف 2 چیزوں کے لیے بضد ہے. وہ ہے ایک ہے کہ ووٹرز کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا، اور دوسرا EVM پہ الیکشن نہ ہونا. یہ دونوں ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک تو فرینچائز کر رہے ہیں اپنی ایک جو آپ کے جو ڈائسپورا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن نہیں چاہتے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب الیکشنز اناؤنس ہو جائیں then we will come to the nitty gritty of things. But اس وقت بیسیکلی آپ چاہے وہ پنجاب جو کہ آدھا پاکستان ہے اس میں جس طرح کی کیفیت ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے یہ جو 25 ممبران ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب کی حکومت کہاں پہ کھڑی ہوگی. تو اس قسم کی جو انارکک سچویشن ہے، ٹھیک ہے چیف الیکشن کمشنر کے نیچے آپ الیکشنز ایکسیپٹ کر لیں گے کہ نہیں؟
मैंने ब्रेक लेनी है सर, हाँ या ना में जवाब दे दें प्लीज। देखें, हम इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट के बाद इन चीजों पे बात करेंगे। सही जी नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो तब हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें शिबली फराज साहब से, जावेद अब्बासी साहब से और असद रहीम खान साहब से। जी अब्बासी साहब, सर ये तो बताइएगा कि ये भी बहुत खबर आ रही है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे बहुत भारी हिस्सा मांग रही है कैबिनेट का। कोई इत्तेफाक हो गया सर पावर शेयरिंग पे? इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत ही फॉन्ड हैं, पाकिस्तान की सियासत में भी एक बड़ी नजर भी रख रहे हैं, लेकिन आज की सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि वो सब गलत है, सब गलत है सर। मतलब क्या तो मतलब क्या सब हवाई फायर किए मैंने है? नहीं, वो मेरा ख्याल ज्यादा मखसूसम है, कोई ऐसा मामला नहीं है हमारा रूट का। नहीं तो क्या सर आप उनको कैबिनेट का हिस्सा नहीं बना रहे पंजाब में? बनाएंगे जी, इंशाल्लाह बिल्कुल बनाएंगे। और पीपल्स पार्टी और हमारी हर चीज बहस के तय होती है। तमाम इत्तेहादी हमसे खुश हैं, तमाम इत्तेहादी। सर डार साहब खुश नहीं लग रहे आपके फाइनेंस मिनिस्टर से? बिल्कुल खुश है, क्यों नहीं खुश सर? रोज वो टीवी ते आके ऐसी गल्ला कर देने के तरह काट देने सारे दा। नहीं, वो अपनी एक राय देते हैं, राय देने का हक है। सियासी जमातों में लोग अपनी अपनी राय जरूर देते हैं, हर आदमी को राय देना है, जमहूरियत है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है। यही जमातों में खूबसूरती है जमहूरियत की कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके बाद उस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर भी किया जाता है, उसके ऊपर फैसले किए जाते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू देना कि नहीं, ये मतलब बिल्कुल न लिया जाए, ये इख्तलाफात है हमारे आपस। सही फराज साहब, हमारे पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, आइंदा भी इलेक्शन लड़ेंगे, और इसका भी मतलब नहीं है कि हम एक जमात हो गए। दूसरी जमातें हमारी हैं, उनके अपने अपना मौक़िफ़ जरूर आएगा, अपनी अपनी पॉलिसी जरूर आएंगी। वो कई इशू पे हम एक दूसरे से बात करें, एक इशू पे वो एग्री न करें, लेकिन बड़े लार्जर इंटरेस्ट में हमें एक मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन के स्ट्रेंथन के लिए, इस मुल्क की इकॉनमी बेहतर करने के लिए, इस मुल्क के माशी हालात बेहतर करने के लिए हम सारे इकट्ठे हैं। बिल्कुल ठीक। शिबली फराज साहब, सर वेरी क्विकली ये बताइएगा कि अब आप लोगों का प्लान क्या है? इस्लामाबाद आके आपने करना क्या है जो 2014 में आपने किया नहीं था और फिर भी हुकूमत नहीं गिरा पाया? देखिए, हमारा काम है बेसिकली अवाम के पास जाना, और हमारी कोशिश यही होगी कि सबसे पहले इलेक्शंस अनाउंस हो, एंड वी वांट, हमारी कौम चाहती है टू rid ourselves। कैसे करवाएं, कैसे दबाव डालेंगे आप हुकूमत पे? एंड इंस्टॉल्ड इंपोर्टेड गवर्नमेंट, यानी कि हमारा ये एक हदफ है जिसको कि हम इंशाल्लाह पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अवाम के पास गए हैं, और जो अवाम का प्रेशर है वो इंशाल्लाह ताला इनको फोर्स करेगा। ये जो मोटले क्राउड है, इसको बिल्कुल अपनी जगह नहीं मिलेगी छुपने को, और ये अवॉइड कर रहे हैं। अगर ना फोर्स कर पाए जो हाल है इंशाल्लाह होगा जी। देखें, हम जो है तो कोई चीज गारंटी नहीं होती है, लेकिन इंसान कोशिश करता है, और हम पूरी एक फोकस तरीके से हम अपनी इसको पब्लिक एंगेजमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह ताला 20 के बाद, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इमरान खान ने, कि हम आपको अपना नेक्स्ट वो अपना जो हिकमत अमली है या लाहे अमल है, हम उससे आपको आगाह करेंगे। सो यू कैन वेट टिल देन। बिल्कुल सर, वे वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ। जी असद साहब, सर आप ये जो इस सर ये मुनहरिफ अराकीन के हवाले से रेफरेंस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं सर कि इसका भी फैसला, मतलब कि जैसे हम एक्सपेक्ट करें कि ईसीपी जल्द दे देगा, ये भी आ जाएगा? विल इट सेटल द सिचुएशन समहाउ? जी, उसको सेटल कर देना चाहिए, लेकिन जो नुक्ता है वो पहले से सेटल हुआ है काफ़ी हद तक। तो क्योंकि मामला सब जुड़े से, मैं उस पर शायद बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप आर्टिकल 62(1)(f) उठा लें, उसमें ताहयात नाअहली वाज़ेह है, और समीउल्लाह बलोच केस में भी अदालत उज़्मा ये फ़ैसला कर चुकी है, बल्कि जो आज चीफ जस्टिस साहब हैं बंदयाल साहब, उनका फ़ैसला है, अज़मत सईद साहब की कंकरेंस है। 62(1)(f) में कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो मुनहरिफ अराकीन का आर्टिकल है वो 63A है, और वहाँ भी 63A, और वहाँ भी बात करते हैं वो डी सीटिंग की। तो हालांकि डिस्क्वालिफिकेशन टाइटल में है, आज भी उस तरह के आपने देखा बयानात चल रहे थे। 63A एक मैकेनिज्म आपको बताता है कि जब आप इस तरह का वोट करेंगे उसके बाद आपको डी सीट किया जाएगा। अगर वो चाहते कि इस तरह की ब्लैंकेट पाबंदी लगा दी जाती तो आइन में ये गुंजाइश ना होती।
تو اس سوال کا جواب آپ کو پہلے سے ہی حاصل ہے. But sir, there is this discrepancy. وہی کہ ٹائٹل میں ڈسکوالیفیکیشن ہے, نیچے ڈی سیٹنگ ہے, یہ مطلب کہ کوئی اس میں کوئی منطق ہے یا غلطی ہم کہہ دیں کہ میں کہتا ہوں جی جو ٹائٹل ہے وہ کانٹینٹ سے تو مختلف ہوتا ہے, لیکن اگر اس بات کو ایڈمٹ بھی کر لیں کہ ڈسکوالیفیکیشن ٹائٹل میں آتا ہے, 62 فرق ہے. 62 بات ڈسکوالیفیکیشن کی نہیں کرتا, میں شاید قانونی تکنیکیوں میں جا رہا ہوں, وہ بات کرتا ہے آپ انہیرنٹلی انکوالیفائڈ ہیں. اب ایک نون لیگ کے لیڈر ہیں اور ایک تحریک انصاف کے لیڈر ہیں جن کے متعلق یہ فیصلے آ چکے ہیں کہ آپ نہ صادق ہیں نہ امین ہیں, اس وجہ سے آپ کسی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے. 63A از سیپریٹ, وہ آپ کو اگر ڈسکوالیفائی بھی کر دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بنیادی طور پر وہ کوالیفیکیشن رکھتے نہیں ہیں, آپ اگلے انتخابات میں شرکت کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.